दंड शास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि जो दंड शास्त्र है, दंड शास्त्र के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के दंड के सिद्धांत हैं और जो दंड के प्रकार हैं और इन दंड की क्या आवश्यकता है, इसका क्या उद्देश्य है, किसी भी अपराध के लिए किसी दंड को दिया जाना या दंड को सुधारने, अपराध को सुधारने के लिए जो परिवार है, समाज है या शासन प्रशासन है, इनकी क्या भूमिका है, ये किस प्रकार से, किस तरह से किसी व्यक्ति को सुधरने का अवसर प्रदान करेंगे। आइए हम बात करते हैं दंड शास्त्र के अंतर्गत। दंड शास्त्र का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के मन में भय पैदा करें, उन्हें भयभीत करें, उनके मन में भय पैदा करके उनकी जो मनोवैज्ञानिक दशा है उसका अध्ययन करें, उनकी मनोविज्ञान को समझें, मनोविज्ञान को समझने के साथ साथ उनके सुधरने के लिए अच्छे या सही रीति का या सही तरीके का प्रयोग करें, जिससे जो अपराधी है उसके मन में जो आपराधिक प्रवृत्ति है वह आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त किया जा सके। तो आइए हम सबसे पहले दंड के सिद्धांत को समझते हैं। दंड के सिद्धांत में 5 प्रकार के दंड सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे पहला हो गया आपका प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है निरोधात्मक सिद्धांत। निरोधात्मक सिद्धांत के बाद जो चौथा सिद्धांत है वो है सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत के बाद जो आपका 5वां सिद्धांत है वह है आदर्शात्मक सिद्धांत। यह 5 प्रकार के सिद्धांत हैं। तो आइए हम इन पर जो है बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, प्रतिशोधात्मक अर्थात प्रतिशोध, बदले की भावना, अर्थात आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ और पैर के बदले पैर। अर्थात जो अपराधी है वह यदि किसी का आँख फोड़ दिया है तो उसका भी आँख फोड़ दिया जाना चाहिए। यदि उसने किसी की हत्या कर दी है तो उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए। यानी जैसे को तैसा, टीट फॉर टाट। जब इस तरह का दंड दिया जाएगा तो जो अपराधी है, अपराधी भी डर जाएगा और जो समाज के अन्य लोग हैं वह भी इस प्रकार के अपराध को देखकर भयभीत होंगे और उनके मन में भी अपराध करने जैसी विचार नहीं आएगी, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। अगला सिद्धांत है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध अर्थात रोकथाम के माध्यम से रोक लगाना। जैसे कोई अपराधी है, उस अपराधी को दंड दिया जाए, उसे जो है जो उचित है उस प्रकार का दंड दिया जाए। जैसे यदि उसने किसी की चोरी की है तो चोरी किया तो उसका पैसा वापस करवा दिया जाए, उसे डांट फटकार लगाया जाए, उसे डांट करके उसे जो है कि चेतावनी दे करके छोड़ दिया जाए और उसे कह दिया जाए कि यदि अगले बार ऐसी कोई गलती करते हो या कोई अपराध करते हो तो आपके साथ उचित कार्रवाई किया जाएगा या कठोर दंड दिया जाएगा, जिससे कि उसके मन में भी डर पैदा हो जाए, भय पैदा हो जाए और उसकी जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाए और जो समाज के अन्य लोग हैं वह भी उस प्रकार के दंड को देख करके उनके भी मन में ऐसा भाव आ जाए कि यदि इस प्रकार का कोई अपराध करते हैं तो हमें भी इस तरह के दंड का सामना करना पड़ेगा। तो यह रहा आपका प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। अगला सिद्धांत है निरोधात्मक सिद्धांत। निरोधात्मक सिद्धांत मतलब होता है प्रिवेंटिव, जिसे होने से पहले ही रोक दिया जाए। पुलिस के द्वारा या पुलिस प्रशासन या इस प्रकार की और भी अन्य संस्थाओं के द्वारा पहले से ही नागरिकों को जागरूक किया जाना या उनको पहले से ये हिमाकत दिया जाना, हिदायत दिया जाना कि यदि वह इस प्रकार के गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं तो उन्हें निम्न प्रकार के या इस तरह के दंड से दंडित किया जाएगा, जिससे कि उनके मन में
यह पहले से ही जानकारी होगी, भय होगा या ज्ञान रहेगा कि वो किसी अपराध के तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे और उनके मन में आपराधिक प्रवृत्ति जन्म नहीं लेगी, बल्कि पहले से ही वो अपराध को करने से डरेंगे, अपराध नहीं करेंगे। इसे बोलते हैं निरोधात्मक सिद्धांत, अर्थात निरोध किया जाना पहले से ही। जैसे जब आशंका हो जाए, आशंका होने पर अपराध होने की आशंका है, अपराध होने वाला है, तभी ऐसा ठोस कदम उठाया जाए जिससे कि अपराध होने से रोका जा सके, अपराधी को अपराध करने से पहले पकड़ लिया जा सके, गिरफ्तार किया जा सके, या उसकी जो आपराधिक प्रवृत्ति है या उसकी जो मनोविज्ञान है, उसकी सोच जो है उसमें बदलाव लाया जा सके, परिवर्तन लाया जा सके। तो यह निरोधात्मक सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत से तात्पर्य है कि अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि कोई अपराधी अपराध किया है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, वह दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसको सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। सुधरने के लिए कारागार का, बाल गृह का या इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं का व्यवस्था किया गया है, जहां उन्हें जैसे रखा जाता है और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जिससे उनके अंदर सुधार की भावना पैदा हो सके। उनके मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उनके कारणों को जाना जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति उनके मन में किस कारण से पनपी या उन्होंने अपराध की ओर कदम क्यों बढ़ाया, इस तरह की जानकारी प्राप्त करके उनको सुधरने का अवसर दिया जाता है। उन्हें कठोर कारावास दिया जा सकता है या उन्हें साधारण कारावास दिया जा सकता है, उन्हें पढ़ने लिखने का भी अवसर दिया जा सकता है, या वो किसी अन्य प्रकार की गुण है, उनके अंदर कोई हुनर है या उनके अंदर कोई ऐसी विशेष व्यक्तित्व है या उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री है या कोई विद्या है, तो उन्हें उस विद्या के माध्यम से स्वयं को सुधरने तथा अन्य कैदियों को भी सुधारने का अवसर दिया जाता है। तो यह एक प्रकार का सुधारात्मक सिद्धांत हो गया। अगला जो सिद्धांत है वो है आदर्शात्मक सिद्धांत। आदर्शात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति को सिर्फ जेल में डालकर या बंदी गृह में रख करके ही सुधारना नहीं है, बल्कि इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए कि उसके साथ न्याय हुआ है या नहीं, उसके साथ न्याय भी किया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति अपराधी नहीं है वह भी अपराध सिद्ध दोष हो जाता है और जो अपराध वह नहीं किया है उस अपराध के लिए भी वह दोषी ठहराया गया है और सज़ा भुगत रहा होता है। तो इस बात की विशेष ध्यान दी जाती है कि यदि कोई अपराधी है या अभियुक्त है, उसका तर्कपूर्ण, न्याय संगत, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से विचारण किया जाए और साक्ष्य, सबूत, गवाह सभी को ध्यान में रखते हुए इस नतीजे पर निश्चित रूप से पहुंचा जाना चाहिए। पूरी तरह से सावधानी रखी जानी चाहिए, बरतनी चाहिए कि कोई निरपराधी, निर्दोष व्यक्ति दोषी न होने पाए। विधि के अंतर्गत ही यह सिद्धांत भी बताया गया है कि 100 दोषी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति फंसने न पाए, जेल न जाने पाए। तो आदर्शात्मक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जो न्याय है, जो न्याय शास्त्र है या जो दंड शास्त्र है, इसके पहले की जो प्रक्रिया है न्यायालयों में की जाती हैं, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष को दोषी करार न दिया जाए और उसका निष्पक्ष जांच किया जाना चाहिए और निर्णय दिया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दंड के प्रकार कितने हैं। दंड के प्रकार में जैसे मृत्यु दंड आता है, आजीवन कारावास आता है, कारावास आता है, संपत्ति का जब्त कर लिया जाना या संपत्ति का समापहरण भी बोलते हैं, संपत्ति का समापहरण किया जाना और जुर्माना, ये सभी दंड के प्रकार हैं। जैसे मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड
जो जघन्य अपराध होते हैं, जैसे बलात्कार हो गया, दुराचार हो गया, या किसी मत्त व्यक्ति को या पागल को या अवयस्क को आत्महत्या के लिए उकसाना, देशद्रोह करना या देश के विरुद्ध दुष्प्रेरण करने के लिए लोगों को भड़काना या किसी की हत्या करना, इस प्रकार के जो अपराध हैं, इन सभी अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। आगे आपका जो अगला दंड का प्रकार है वह है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास आपके आईपीसी की धारा 57 के अंतर्गत ये बताया गया है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुलना में रखा गया है, और यह भी बताया गया है कि आजीवन कारावास का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन का शेष समय या शेष जीवन आजीवन कारावास है। तो कुछ ऐसे कारावास होते हैं या ऐसे अपराध होते हैं जिन अपराधों में आजीवन कारावास दिया जाता है, जिसे अंग्रेजी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। अब अगला जो आपका दंड का प्रकार है, ये दंड का प्रकार है कारावास। तो कारावास में 3 प्रकार के कारावास होते हैं। कारावास में एक कारावास होता है कठोर कारावास। कठोर कारावास में जैसे सश्रम कारावास होगा। सश्रम अर्थात आपसे काम कराया जाएगा, मिट्टी खुदाना और मजदूरी कराना, या फिर कृषि खेती कराना, या फिर मकान भवन का निर्माण हो रहा है उसमें मजदूरी कराने का काम कराना। इस प्रकार का जो कार्य होता है ये सश्रम कारावास होता है, और ये कठोर कारावास या सश्रम कारावास के अंतर्गत आते हैं। जो साधारण कारावास है, साधारण कारावास में श्रम नहीं कराया जाता है, उन्हें केवल कैद किया जाता है, एक 4 दीवारी के अंतर्गत रखा जाता है, उन्हें सुधरने का अवसर दिया जाता है। जो अपराधी होते हैं उन्हें इस बात का मौका दिया जाता है कि वह पश्चाताप करें और अपने अपराध जो उनकी अपराध है उसको मन से पश्चाताप करके, और जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसको अपने मन से त्याग दें और समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह समाज में अपना व्यक्तित्व स्थापित करें। और अगला जो आपका दंड का प्रकार है कारावास में, वह है एकांत कारावास। किसी किसी अपराध में या कभी कभी कुछ ऐसे अपराध या अपराधी होते हैं जिन्हें एकांतवास दिया जाता है। एकांतवास के बारे में आपके आईपीसी की धारा 73 और 74 में बताया गया है। धारा 73 में आईपीसी को हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 में एकांतवास के बारे में बताया गया है, और जो 74 है, 74 में एकांतवास की अवधि के बारे में बात की गई है कि एकांतवास में जो अपराधी रहेगा वह अकेले होता है। उसे अकेले इसलिए रखा जाता है कि वह बिल्कुल अकेला रह करके अपने किए गए जुर्म या किए गए कृत्य को सोचेगा, उस पर विचार करेगा, मनन करेगा, पश्चाताप करेगा, और हो सकेगा तो कहीं न कहीं वह अपने आपराधिक प्रवृत्ति का त्याग करके आगे से अपराध न करने का निश्चय लेगा, निर्णय लेगा। तो यह रहा एकांत कारावास का सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ेंगे। संपत्ति को जब्त करना, यह भी एक दंड का प्रकार है। संपत्ति को जब्त कर लेना, जैसे कभी कभी कोई अपराधी अपराध करके फरार हो जाता है, उसे गिरफ्तार करने में दिक्कतें होती हैं, गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके लिए वारंट जारी होता है, सम्मन जारी होता है, फिर संपत्ति की कुर्की के लिए भी लेटर जारी होता है, उसके बावजूद भी वह अपना प्रेजेंटेशन, अपनी उपस्थिति न्यायालय में नहीं देता है, गिरफ्तार नहीं होता है, तो ऐसे अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। उनकी संपत्ति को जब्त करके एक प्रकार का दंड दिया जाता है, और उसके बावजूद भी यदि अपराधी नहीं आता है तो उनकी संपत्ति को बेच करके उससे मिली हुई धनराशि को जिनके साथ अपराध किया गया है, जो पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार को उपचार का प्रबंध कराया जाता है। अगला जो दंड का प्रकार है, अगले दंड के प्रकार में जुर्माना है। तो जुर्माना में
ऐसे भी तमाम से अपराध होते हैं जिसमें या तो कारावास का प्रावधान किया गया है या तो जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आपके आईपीसी की धारा 63 से लेकर के 70 तक, आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 63 से लेकर के 70 तक के अंतर्गत जुर्माने के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है। जुर्माना उस अपराध में दिया जाता है जिस अपराध में ऐसा प्रावधान किया गया है कि इस अपराध में या तो कारावास या तो जुर्माना या तो दोनों या तो केवल और केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ऐसे अपराधों में अपराधी को केवल जुर्माना से दंडित करके उसे कारावास से मुक्त किया जा सकता है। तो ये आपके दंड शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला है और हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, इससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।